हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम और न्यूलिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज स्टार्ट कर रखा हूँ। तो आप ये दोनों क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर आपका, केवल आपको वीडियो देखना है और एक चार्ज लगेगा यहाँ पर आपका, जो नाममात्र सा चार्ज है। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ढेर सारे कमेंट करने हैं। ध्यान रखना, कमेंट करते टाइम मेरी और आपकी दोनों की इज्जत का ध्यान रखना है। कभी मैंने बोल दिया कि आप कुछ भी कमेंट करो, ढेर सारे कमेंट करो, तो आप ऐसे मत कर देना यार कि मेरी इज्जत थोड़ी बहुत है जो भी चली जाए। तो इज्जत का ख्याल रखना और इस तरीके से भी मत कर देना कि आपकी खुद की इज्जत बिना काम चले जाए। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखना। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है 9वां, उसको बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत ही शानदार सा चैप्टर है। देखो, जो चैप्टर 9वां है वो है हमारा, उसमें हम बात करें कुछ पॉल्यूशन है। देखो, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इनके बारे में हम, वायु प्रदूषण है, पहले के चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में, जिसको बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। देखो, मृदा प्रदूषण क्या है? मृदा प्रदूषित होती है। इसमें मृदा प्रदूषण क्या है? इसके द्वारा मृदा प्रदूषित होती है, एक तरीके से मृदा खराब होती है। अब उसके कारण क्या है? मैंने यहाँ पर ये 3 पॉइंट लिखे हैं। क्यों लिखे हैं आप भी समझ गए होंगे कि भाई मृदा प्रदूषण बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बुक लिखने वाला भी उतना ही जानता है और पेपर तैयार करने वाला भी उतना ही जानता है। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है, जिसको हम सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं, ये विभिन्न प्रकार से होती है। जैसे खेतों में दवाई दे दिया ज़्यादा मात्रा में, मृदा प्रदूषित हो गई। खेतों में विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया लग गई, जिसको हम कीड़े बोलते हैं। खेतों में कीड़े लग गई, दीमक लग गई, ज़्यादा दवाई दे दिया, कम दवाई दी, तो ये क्या है? सारे मृदा प्रदूषण है। पॉलीथीन फैल गई खेत में, तो भी एक प्रदूषण है वो। उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं भाई? मृदा प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? मृदा प्रदूषण के बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। खेतों में ज़्यादा दवाई दिया, वो मिट्टी खराब हो जाती है। हम क्या करते हैं, जैसे खेतों में दवाई देते हैं, यूरिया खाद देते हैं हम अच्छी फसल का पैदावार करने के लिए। अब की साल 1 कट्टा दिया, अगले साल 2 कट्टे दे देते हैं, फिर तीसरे साल 2 कट्टे दे देते हैं। फिर क्या होता है, चौथे साल यदि आप कट्टे नहीं दोगे ना यूरिया के, आपको कुछ ही पैदावार नहीं होगी। क्या होगा? कुछ ही पैदावार नहीं होगी। मिट्टी को आदत पड़ जाती है। क्या हो जाता है? मिट्टी को आदत पड़ जाती है। और भी बहुत सारे प्रभाव हैं इसके, जो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। उपाय ये है कि मृदा को हर तरीके से बचाने की कोशिश करें। जो कूड़ा कचरा है उसको सही जगह पर डालें। हम क्या करते हैं, वैसे ही कूड़ा कचरा उठाया खेत में फेंक दिए, वो क्या कर रहा है? मृदा को प्रदूषित कर रहा है। उससे क्या हो रहा है? आपने जो कूड़ा कचरा फेंका है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनप रहे हैं और वो बैक्टीरिया किसी ना किसी माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं। जैसे एक खेत में हमने कुछ कूड़ा कचरा डाल दिया, उसमें बैक्टीरिया बने, वो बैक्टीरिया गेहूं की फसल में लगे और उस गेहूं की फसल को हमने खाया। बीमार कौन होंगे? हम। पौधा तो हो ही गया बीमार, साथ साथ हम भी बीमार होंगे। इसके अलावा इसके उपाय सीधे सीधे उपाय हैं कि जिस तरीके से मृदा प्रदूषित हो रही है, उन सभी मेथड्स को रोका जाए। लोगों को जागरूक किया जाए कि कचरे को सही जगह पर डालें। क्या करें? कचरे को सही जगह पर डालें। और भी जिस तरीके से मृदा प्रदूषित हो रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रदूषण आता है, जिसके बारे में आप भी कम जानते हो, मैं भी कम जानता हूँ। वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण, जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्या? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण, इसको पढ़ते हैं।
देखो रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है, इसको इंग्लिश में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बोलते हैं। तो रेडियोधर्मी पॉल्यूशन होता है रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा, कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनके कारण जो पॉल्यूशन होता है उसको ही क्या बोलते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण बोलते हैं। और रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन से हैं, मैंने बोला कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से होने वाला प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। तो क्वेश्चन पहला आता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन से हैं, भाई बात कर लेते हैं। जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, बेरियम है, रेडोन गैस है, ये सारे क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, बेरियम, ये सारे क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। इसमें जो रेडोन गैस है उसको बहुत कम मात्रा में माना जाता है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, नाम मात्र है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ। बाकी ये जो चार हैं शुरू के, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और बेरियम, ये चारों रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। भाई आगे चलते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापने की इकाई रोंटजन है। क्या है, रोंटजन। जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है उसको मापने की इकाई क्या है, रोंटजन। भारत में रेडियोधर्मी प्रदूषण का सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है, कि जो भारत में सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी पॉल्यूशन है वो केरल में पाया जाता है। अब दिमाग में आया होगा कि केरल में क्यों पाया जा रहा है, कुछ तो कारण है भाई, जिसकी वजह से केरल में ही है सबसे ज़्यादा, और स्टेटों में नहीं है। भाई लोगों, सबसे ज़्यादा जो मिसाइलों के परीक्षण वो कहाँ से किए जा रहे हैं, केरल से। और मिसाइलों को ऊपर उड़ाने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों का। किन किन का, यूरेनियम का या फिर थोरियम का। भाई सबसे ज़्यादा मिसाइलें कहाँ से जा रही हैं, केरल से जा रही हैं। और उन मिसाइलों को ऊपर उड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, ईंधन के रूप में रेडियो एक्टिव पदार्थों का। और वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से हैं, यूरेनियम, थोरियम। तो बताओ सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ हुआ, केरल में। ठीक है, अब आगे आ जाओ भाई साहब, कोई मैम साहब भी देख रही हैं तो वो भी आगे आ जाओ। मतलब आगे नहीं आना है, आगे चलना है। आगे भी नहीं चलना है, मतलब हम जो हमारा चैप्टर है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको देखना है। कभी आप आगे आ जाओ, रियल में किसक के आगे आ जाओ या फिर चल के आगे आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे घातक प्रदूषण है। हमने अब तक जितने पॉल्यूशन पढ़े थे उनमें सबसे घातक पॉल्यूशन है रेडियोधर्मी प्रदूषण। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जापान का नागासाकी और हिरोशिमा। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, आपने नहीं देखी है तो वो मूवी ज़रूर देखना। तो वहाँ पर 1945 में बॉम्ब डाला गया था अमेरिका के द्वारा, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स पड़े थे। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है वो सबसे घातक प्रदूषण है, जिसका प्रभाव कई हजारों सालों तक रहता है। जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है इसका जो प्रभाव है वो कई हजारों सालों तक रहता है। ऐसे नहीं कि चलो 1-2 साल रह लिया, नहीं, कई हजार साल तक बैठा रहता है, कहीं जाता ही नहीं है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनके कारण क्या क्या होता है। तो भाई साहब उसके द्वारा बहुत सारा होता है, जैसे अस्थिर रोग हो जाते हैं, अस्थिर कैंसर हो जाता है, रुधिर कैंसर हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनकी वजह से अस्थिर कैंसर हो जाता है, रुधिर कैंसर हो जाता है और ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। और इसके कारण जीन व गुणसूत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। जो जीन और गुणसूत्र है उनके ऊपर भी किसका प्रभाव पड़ता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का। देखो आपने सुना होगा बहुत सारी बार, बचपन में भी सुना होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा कि जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बॉम्ब डाला गया था तो उसके बाद से लेकर अब तक वहाँ पर अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसका क्या कारण, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ ही हैं कि उन रेडियो एक्टिव पदार्थों की वजह से जो वहाँ के कैंडिडेट थे उनके जो गुणसूत्र थे, जो जीन थे वो बदल गए, जिसके कारण वहाँ पर हर पीढ़ी विकृत पैदा होती है,
विकलांग पैदा होती है। आगे पढ़ लेते हैं। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा, उसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा बम डाला गया था। कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर, और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी के ऊपर बम डाला गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अब आ गया जाओ भाई। डायग्नोकोसस क्या है? डायग्नोकोसस रेडियोड्यूरेंस। पूरा पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। डायग्नोकोसस रेडियोड्यूरेंस को विश्व का सबसे दृढ़ जीवाणु कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे दृढ़ जीवाणु कौन सा है जिसके ऊपर रेडियोधर्मी प्रदूषण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो वो है डायग्नोकोसस रेडियोड्यूरेंस। ठीक है, अब रेडियोधर्मी प्रदूषण के क्या क्या उपाय हैं? उपाय यार खुद के मन से भी बना लो। पहला उपाय तो यही है कि देखो, ऐसा तो किया नहीं जा सकता कि मिसाइलों का परीक्षण कम किया जा सके। दिन प्रतिदिन क्या किया जा रहा है? ऊर्जा के उत्पादन में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। क्योंकि धीरे धीरे कोयले का उपयोग, पेट्रोलियम का उपयोग, गैस का उपयोग कम होता जा रहा है, और जो यूरेनियम, थोरियम रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता कि चलो भाई इनका उपयोग कम कर दिया जाए। इनका उपयोग तो उतना ही होगा। उपयोग कम कर देंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था वो खराब हो जाएगी, क्योंकि जो पेट्रोलियम और गैस ये तो कुछ सालों के लिए बचे हुए, और पेट्रोलियम और गैस के बेस के ऊपर मिसाइलें ऊपर नहीं भेजी जा सकती। वो तो केवल किसके द्वारा भेजी जा सकती हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों के बेस पर ही भेजी जा सकती हैं। इसके अलावा जो तापीय संयंत्र हैं जिनके द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो इनमें भी आजकल रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग करने लग गए, जिससे क्या होता है? अधिक मात्रा में विद्युत का उत्पादन होता है। तो हम रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग करना तो बंद नहीं कर सकते, इनको धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन हम इनसे अपना उपाय कर सकते हैं, इनसे बचाव कर सकते हैं। वो इस तरीके से है कि जो मिसाइल परीक्षण हो रहा है या जहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग हो रहा है, वो एरियाज, जो बस्तियां हैं जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में मानव निवास करते हैं, वहाँ से दूर होनी चाहिए। जो मिसाइल परीक्षण स्थल हैं वो आबादी वाले क्षेत्र से दूर होने चाहिए। जो तापीय संयंत्र है जिनमें यूरेनियम, थोरियम का उपयोग किया जा रहा है, वो आबादी वाले क्षेत्र से दूर होने चाहिए। अब इनसे कुछ अपशिष्ट भी निकलता है, कचरा भी निकलता है, तो इनका जो कचरा है उसको भी सही ढंग से निष्कासित किया जाना चाहिए। उसका सही ढंग से एक तरीके से क्या किया जाना चाहिए? निष्कासन किया जाना चाहिए। समझ में आ गया होगा। अब आता है भाई प्लास्टिक पोल्यूशन। बहुत सिंपल सा है प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक के उत्सर्जन से डाइऑक्सीजन, क्या है? डाइऑक्सीजन। प्लास्टिक के उत्सर्जन से डाइऑक्सीजन उत्पन्न होता है। प्लास्टिक के कारण कैंसर, जन्मजात विकृति और पाचन तंत्र संबंधी रोग होते हैं। कि प्लास्टिक के उत्सर्जन से डाइऑक्सीजन उत्पन्न होता है। प्लास्टिक के कारण कैंसर, जन्मजात विकृति और पाचन तंत्र संबंधी रोग होते हैं। अब भाई आ गया जाओ ई परिसर। ई परिसर क्या है? यह भारत की पहली वैज्ञानिक ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई है। जो ई परिसर है वो भारत की पहली वैज्ञानिक ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई है। समझ में आ गया होगा। याद करना है आपको कि भारत की पहली ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई क्या है? ई परिसर है। देखो यहाँ तक वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ढेर सारे कमेंट्स कर दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। पर्यावरण से प्रदूषकों के निष्कर्ष होने के आधार पर
पर्यावरण से प्रदूषकों के निःसृत होने के आधार पर प्रदूषकों का वर्गीकरण। एक होता है प्राथमिक प्रदूषण जिसको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक जिसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो देखो, जो प्राथमिक प्रदूषक वो क्या होता है कि जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायुमंडल में निष्कासित होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। कि प्राथमिक प्रदूषक वो समस्त प्रदूषक होते हैं जो प्राकृतिक व मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायुमंडल में निष्कासित होते हैं। इनके एग्जाम्पल है जैसे ईंधन के जलने से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चारों के चारों प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण हैं। कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आ जाओ भाई द्वितीयक प्रदूषक जिनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। बहुत आसान सा है। प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा अन्य वायुमंडलीय अवयव जैसे जलवाष्प की आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया होने के उपरांत उत्पन्न होने वाले प्रदूषक। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, आप कह ही दिए हो तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा अन्य वायुमंडलीय अवयव जैसे जलवाष्प की आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया होने के उपरांत उत्पन्न होने वाले प्रदूषक क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी प्रदूषक कहलाते हैं। कि जो प्राथमिक प्रदूषक हैं उनकी जब वायुमंडल के किसी भी अवयव के साथ, वो जलवाष्प भी हो सकता है, वो जल भी हो सकता है, वो सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है, कोई भी वायुमंडलीय अवयव हो सकता है, उसके साथ जब उसकी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो उससे जो उत्पन्न होता है उससे जो प्रदूषक उत्पन्न होता है उसको हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे धूम कोहरा है और अम्लीय बरसात है। धूम कोहरा और अम्लीय बरसात द्वितीयक प्रदूषक है, और जो द्वितीयक प्रदूषक है वो प्राथमिक प्रदूषक की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होता है। ये भी ध्यान रख लेना कि जो द्वितीयक प्रदूषक होता है वो प्राथमिक प्रदूषक की तुलना में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब भाई आगे बढ़ लो। पर्यावरण में निपटान के आधार पर वर्गीकरण। कि जो हमारे प्रदूषक हैं उनको पर्यावरण में निपटाना है, हमें उनको ख़त्म करना है, तो उनके आधार पर प्रदूषकों का वर्गीकरण। तो इनके आधार पर भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार जो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है उनके बारे में, कि वे समस्त पदार्थ जिनका पर्यावरणीय अपघटकों के द्वारा पूर्णतः अपघटन हो जाता है। कि वे समस्त पदार्थ जिनका पर्यावरणीय अपघटकों द्वारा पूर्णतः अपघटन हो जाता है या जिन्हें आसानी से प्राकृतिक तरीके से अपघटित किया जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक बोलते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक वो समस्त प्रदूषक होते हैं जिनको हम पर्यावरणीय अपघटकों के द्वारा अपघटित कर देते हैं या जिनको प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। कि वो समस्त प्रदूषक जिनको किसी भी नेचुरल या प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहलाता है। जैसे घरों का कूड़ा कचरा, जो घरों का कूड़ा कचरा होता है उसको आप अपघटित करने के लिए किसी भी दवाई का यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं? हम उसको ले जाके खेत में डाल देते हैं, किसी खाली जगह में डाल देते हैं और वो अपने आप ही अपघटित हो जाता है। अब आगे आ जाओ भाई जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक जिनका या तो अपघटन नहीं होता या फिर
धीरे धीरे होता है, कि वो समस्त प्रदूषक जिनका या तो अपघटन होता ही नहीं है या फिर होता है तो बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे क्लोरीन, हाइड्रोकार्बन, कीटनाशक, बेकार प्लास्टिक बोतल। आपने क्लोरीन, हाइड्रोकार्बन इनको तो देखा नहीं होगा, कीटनाशक जैसे DDT है इसको भी नहीं देखा होगा, लेकिन पॉलीथीन है, पानी की बोतल है, इनको आपने देखा होगा। इनको आप कहीं भी डाल दो, मिट्टी में डाल दो, पत्थरों के ऊपर डाल दो, वो बिल्कुल उसी रूप में रहते हैं। आप 5 साल बाद भी निकालोगे तो भी उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सारे क्या हैं, अनवीकरणीय प्रदूषक हैं। अब आगे आ जाओ भाई, पर्यावरण में उपस्थिति के आधार पर, पर्यावरण में उपस्थिति के आधार पर प्रदूषक। सबसे पहला होता है मात्रात्मक प्रदूषक, दूसरा होता है गुणात्मक प्रदूषक। अब भाई मात्रात्मक प्रदूषक जिसको हम क्वांटिटेटिव पॉल्यूशन बोलते हैं, गुणात्मक प्रदूषक जिसको हम क्वालिटेटिव पॉल्यूशन बोलते हैं। अब जो मात्रात्मक प्रदूषक होता है जिसको हम क्वांटिटेटिव पॉल्यूशन बोलते हैं, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। सबसे पहली बात कि जो मात्रात्मक प्रदूषक होता है ये प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन इनका वातावरण में एक सीमा से अधिक संकेंद्रण होने पर प्रदूषण उत्पन्न होता है। कि जो मात्रात्मक प्रदूषक होते हैं ये प्रकृति में पाए जाते हैं, पहले से विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब इनकी वातावरण में मात्रा एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाती है या जब इनकी मात्रा वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इनसे प्रदूषण उत्पन्न होता है। और ये प्रदूषण कौन सा होता है, मात्रात्मक प्रदूषण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल में प्रकृति में बहुत पहले से विद्यमान है, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन एक सीमा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, बर्फ पिघल रही है। बिल्कुल उसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। उसके बाद आता है गुणात्मक प्रदूषण, जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। गुणात्मक प्रदूषक वो होते हैं जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, बल्कि मानव द्वारा निर्मित कुछ विशेष गुण वाले होते हैं। कि जो गुणात्मक प्रदूषक होते हैं, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट होते हैं, वो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, बल्कि मानव द्वारा निर्मित या कुछ विशेष गुणों वाले होते हैं। या तो ये मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं या फिर कुछ विशेष गुणों वाले होते हैं। जैसे खरपतवार नाशक है और DDT है। ठीक है, अब आगे आ जाओ भाई, पर्यावरण में उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, पर्यावरण में उत्पत्ति के आधार पर। एक होता है प्राकृतिक प्रदूषक, दूसरा होता है कृत्रिम प्रदूषक। भाई लोगों, इसके आगे का मैं आपको तब ही पढ़ाऊंगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और अपनी जो समस्या है उससे रिलेटेड कमेंट करोगे, ध्यान रखना। तो अब आपने कर दिया होगा, इसलिए मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। प्राकृतिक प्रदूषक ये प्राकृतिक क्रियाओं से निकलते हैं। जो प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं ये प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा निकलते हैं, जैसे ज्वालामुखी से निकलती हैं गैसें, जलवाष्प, पौधों के परागण, जो पौधों के परांग होते हैं, परागण होते हैं, परागण होते हैं वो, और ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली विभिन्न गैसें। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रदूषक प्राकृतिक रूप से निकलते हैं उनको प्राकृतिक प्रदूषक बोला जाता है, और जिन प्रदूषकों की उत्पत्ति मानव के द्वारा किया जाता है या किसी मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा की जाती है उन्हें हम कृत्रिम प्रदूषक बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं कृत्रिम प्रदूषक वो होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे कीटनाशक है। क्या है, कीटनाशक है। फिर वही सर इसके आगे का तब पढ़ाऊंगा जब वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और अपनी समस्या से रिलेटेड कमेंट करोगे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारा
कुछ ही टाइम में आने वाला है, तो उसका वेट करो। तो देखने के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।